प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष और हम चर्चा कर रहे थे संविधानवाद की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। और संविधानवाद के अर्थों पर हमने चर्चा की, परिभाषाओं पर हमने चर्चा की, इसका सामान्य परिचय जानते हुए इसकी विशिष्ट विशेषताओं की हमने चर्चा की, इसके जो मान्यताएं हैं उनकी हमने चर्चा की। जो विशिष्ट मान्यताएं हैं उसके अनुसार संविधानवाद साध्यों से और मूल्यों से संबंधित अवधारणा है और संविधानवाद सापेक्षतावाद पर आधारित है, सहभागी अवधारणा है। संविधानवाद अपने आप में एक गत्यात्मक अवधारणा है और संविधानवाद का मूर्त स्वरूप जो है वो संविधान है और संविधानवाद सहमति पर आधारित अवधारणा। ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं या विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा हमने की। इसके बाद में इसकी सामान्य विशेषताओं का जिक्र आज हम यहाँ पर करेंगे। सामान्य विशेषताएं: संविधानवाद के अनुरूप संविधान होता है। संविधानवाद के अनुरूप संविधान होता है। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया था कि संविधानवाद अपने आप में निरपेक्ष अवधारणा नहीं है, बल्कि सापेक्षवाद पर आधारित सापेक्षतावादी अवधारणा है और उस समाज के मूल्यों से संबंधित अवधारणा और उसका वास्तविक रूप जो है संविधान में दिखाई देता है। आधुनिक काल में दो मुख्य प्रकार की संविधानवादी अवधारणाओं का प्रचलन है: उदारवादी संविधानवाद और साम्यवादी संविधानवाद। दोनों की विशेषताएं अलग अलग प्रकार की हैं। साम्यवादी संविधानवाद की तुलना में उदारवादी संविधानवाद में संविधानवाद के आधारभूत तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अतः उदारवादी संविधानवाद की विशेषताओं को ही हम संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं कहते हैं। प्रथम विशेषता के रूप में संविधानवाद के अनुरूप जो है संविधान का होना। किसी राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए संविधानवाद ऐसे संविधान की मांग करता है जिसमें संविधानवाद के आधारभूत तत्व पाए जाते हैं। किसी राज्य व्यवस्था में केवल संविधान का अस्तित्व होना काफ़ी नहीं है, जैसा कि संविधान के अर्थ में हमने समझा था, व्यापक और सीमित अर्थ में। ये संभव है कि किसी राज्य में संविधान मौजूद हो और शासन का गठन और संचालन भी उसके अनुरूप ही हो रहा हो, किंतु फिर भी वहाँ संविधानवाद का अभाव हो, ऐसा संभव है। उदाहरण के लिए जर्मनी और इटली में नाजीवाद और फासिस्ट अवधारणाओं पर आधारित संविधानवाद प्रचलन में तो था, लेकिन उसे वास्तव में संविधानवाद के अनुसार शासन नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वह अतिवादी अवधारणाओं पर आधारित था और वहाँ का संविधान केवल एक विशिष्ट राजनीतिक विचार दर्शन पर आधारित था। मूल्यों और साध्यों की बात उसमें नहीं की जा रही थी। वस्तुतः इन दोनों राज्यों में संविधानों का आधार अधिनायकवादी और सर्वाधिकारवादी राज्य व्यवस्थाओं की स्थापना थी, जो सभी प्रकार से संविधानवाद का अंत करती थी। अतः संविधानवाद के अनुसार संविधान ऐसा होना चाहिए जो अनिवार्य रूप से राज्य व्यवस्था के मूल्यों, साध्यों और उनकी प्राप्ति को उदारवादी रूप से, या यूँ कहें कि शासक और शासितों के बीच की जो सहमति है, शासक और शासितों के बीच की जो सहमति है उस पर आधारित करता हो, या यूँ कहें कि उस संविधान को जन सहमति से लागू किया गया हो, जहाँ मूल्यों और आदर्शों को स्थान दिया गया हो और उस समाज के संगठनात्मक ढांचे, उसके विश्वास, उसकी परंपराएं, उसका धार्मिक दर्शन, उसका राजनीतिक इतिहास, उसका भूगोल, इन समस्त जो घटक हैं, इन समस्त घटकों को शामिल करते हुए जन सहमति पर आधारित करके लागू किया गया हो, जनता सहर्ष स्वीकार करती हो और जनता उसके अनुसार अपने आप को विनियमित करती हो या ऐसा विनियमन स्वयं स्वीकार करती हो। राज्य द्वारा सख्ती से उस पर विनियमन नहीं किया जाए, राज्य शक्ति से उसको लागू नहीं किया जाए। शासक और शासितों के बीच सहमति अनवरत रूप से बनी रहे,
शासक और शासितों के बीच की जो सहमति है वो अनवरत रूप से बनी रहे और उसका एक निर्धारित पैटर्न हो। निर्धारित पैटर्न के अनुसार शासक पुनः जनता से सहमति प्राप्त करते रहें, जो कि उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निर्धारित समय अंतराल पर वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। तो इस प्रकार यह शक्ति पर आधारित न होकर के जो है ये व्यवस्था नागरिक को साध्य मानती हैं और नागरिक अधिकारों की जहाँ कल्पना की गई है, नागरिक अधिकारों को जहाँ स्थान दिया गया है, तो ये समस्त जो ढांचा जिसमें दिखाई दे रहा है वही वास्तव में संविधानवादी अवधारणा है। और स्पष्ट सहमति संविधान में व्यक्ति और समुदाय की स्वतंत्रता की समुचित रक्षा की जो व्यवस्था है वही संविधानवाद है। तो यूँ कहें कि संविधानवाद के अनुरूप संविधान होता है और संविधानवाद जो है वो इस सहमति पर आधारित शासन, नागरिक अधिकारों पर आधारित शासन और राज्य शक्ति के अभाव में संविधान की सहर्ष जो स्वीकृति है वह सहमति हो, यही इसकी अपेक्षा है। दूसरी जो विशेषता इसकी है, विधि के अनुसार शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। विधि के अनुसार, विधि का अर्थ यहाँ पर कानून से है, विधि के अनुसार शासन की व्यवस्था होनी चाहिए, शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने पूर्व भी कई बार जिक्र किया है, लोकतंत्र, विधि शासन, रूल ऑफ लॉ और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यह तीनों यद्यपि अलग अलग खंडों में हम इनका अध्ययन करते हैं, किंतु एक ऐसे पीक पॉइंट पर तीनों को पृथक करना बड़ा जो है असमंजस भरा हो जाता है, क्योंकि जहाँ लोकतंत्र है वही संविधानवाद है और जहाँ संविधानवाद है वहीं पर विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। या यूँ कहें कि जहाँ रूल ऑफ लॉ है वहीं संविधानवाद है और जहाँ संविधानवाद है वहीं पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अभाव में संविधानवाद और रूल ऑफ लॉ की कल्पना संभव नहीं है और रूल ऑफ लॉ के बिना संविधानवाद और लोकतंत्र की कल्पना नहीं है। तो निश्चित रूप से ये तीनों जो मौलिक राजनीतिक दर्शन लोकतंत्र के लिए हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हैं वो विधि शासन पर आधारित हैं। विधि के अनुसार शासन की व्यवस्था हो, शासक वर्ग की इच्छा के अनुसार शासन की व्यवस्था नहीं हो। शासन विधि का है, शासन कानून का है और चूंकि संविधान भी अपने आप में कानून है और राज्य के लिए यह सर्वोच्च प्रकृति का कानून है। कानून की भाषा में सबस्टेंटिव लॉ है, किसी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए सबस्टेंटिव लॉज के रूप में संविधान सर्वोच्च प्रकृति का कानून है, जिससे किसी देश की संपूर्ण राज्य व्यवस्था रेगुलेट होती है। किसी देश के संपूर्ण जो राजनीतिक संगठन का जो संचालन है वो उसके द्वारा दी हुई व्यवस्थाओं से चालू जो है अपना जो ट्रांजैक्शन है वो उसका करते रहते हैं। शासन के तीनों अंगों की स्पष्ट व्याख्याएं उसमें होती हैं और उसी के अनुसार वो बरतते, अपने आप को बरतते हैं, चलते हैं। तो विधि शासन की जो मर्यादा है वो संविधानवाद में विधि के अनुसार शासन है। शासन की समस्त संस्थाओं की शक्तियां और कार्य विधि की सीमा द्वारा निश्चित होती हैं ताकि शासक वर्ग स्वेच्छाचारी नहीं हो सके। विधि द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता रक्षित होनी चाहिए और व्यक्तियों के लिए एक ऐसी विधि होनी चाहिए जो सभी को समान रूप से संरक्षण देती हो, समानता बरतती हो। और यहाँ पर हमारे संविधान की बात अगर हम करें तो अनुच्छेद 14 समता के अधिकार की स्थापना करता है, जिसमें विधि की समानता, विधि की समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान। विधि के अनुसार सब समान हैं, विधि सबको समान बरतती है और सबको विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। कानून की नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, व्यक्ति का नागरिक होने के नाते सम्मान है।
विधि शासन की समानता, या यूँ कहें कि विधि के अनुसार। तो शासन संस्थाओं की समस्त गतिविधियां, उनकी स्पष्ट व्याख्या, अधिकार और शक्तियां किस रूप में कार्य करेगी, आपस में समन्वय कैसे होगा और किस रूप में जो है राज्य का संचालन ये संस्थान मिलकर करेंगे, वो संपूर्ण व्यवस्था संविधान के द्वारा, विधि के द्वारा दी जाए, वही विधि शासन की अवधारणा है जो कि संविधानवाद में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तीसरे विचार के रूप में, तीसरी विशेषता के रूप में कानूनी संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के अधीन होना चाहिए। राजनीतिक संप्रभु के अधीन होना चाहिए। संविधानवाद के अनुसार उस राजनीतिक समाज में दो परस्पर विरोधी हित वाले वर्ग होते हैं। एक शासक वर्ग होता है जो शासन करता है, दूसरा शासित वर्ग जो जनसाधारण जिसके ऊपर शासन किया जाता है। इन दोनों की प्रवृत्तियां और हित प्राय परस्पर विरोधी होते हैं। शासक वर्ग अधिकतम शक्ति प्राप्त कर लेना चाहता है और शासित वर्ग जो है अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना चाहता है। संविधान ये मानता है कि किसी राजनीतिक समाज में जनसाधारण के हित का प्रथम स्थान है और शासन के हित का द्वितीय, किंतु ये व्यवहार में तभी संभव है जब जनसाधारण के प्रति जब शासन उत्तरदायी हो, या यूँ कहें कि शासन उत्तरदायी प्रकार का हो जिसमें जनसाधारण के पास शासन के निर्माण और संचालन और उसका समापन यानी उसके अंत की शक्तियाँ मौजूद हों। इस स्थिति में शासन के जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहने की पूरी संभावना रहती है। और राजनीतिक विज्ञान की भाषा में संविधानवाद ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें कानूनी प्रभु अर्थात शासन सदैव राजनीतिक प्रभु अर्थात जनता के अधीन होना चाहिए। और ये विचार हमने लोकतंत्र में अच्छे तरीके से पढ़ा था कि शासन जनता में निहित है। शासन का अधिकार, शासन को बनाना, शासन का संचालन और उसका रिकॉल करना, उसका समापन करना जनता के हाथ में होना चाहिए। पिछले क्लासेस में हमने जब लोकतंत्र की चर्चा की थी तो दो प्रकार का राजनीतिक लोकतंत्र में दो भाग हमने पढ़े थे, राज्य के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र और शासन के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र। तो शासन के रूप में जो राजनीतिक लोकतंत्र की चर्चा हमने की थी और राज्य के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र की जो चर्चा हमने की थी उसका निष्कर्ष यही था कि लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है वो जनता का शासन है, जनता बनाने वाली, जनता चलाने वाली और जनता उसका समापन करने वाली, यानी कि राजनीतिक प्रभुसत्ता अंतिम रूप से जनता में निवास करती है। भारतीय संविधान का जिक्र हम करें तो हमारे संविधान की परिभाषा जो प्रस्तावना है वो संप्रभुता जनता में निहित मानती है, निहित करती है, उनको जनता में वेस्टेड करती है। हम भारत के लोग प्रस्तावना का प्रारंभ इस प्रकार से है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसका जो समापन है प्रस्तावना का संविधान के बारे में जो समापन इस प्रकार से है कि इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बनाने वाले, स्वीकार करने वाले और इससे प्रशासित होने वाले, अंतःकरण से स्वीकार करने वाले हम हैं। यानी कि जनता को सर्वोच्च प्रभुसत्ता, जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा में राजनीतिक संप्रभु या राजनीतिक प्रभु हम इसको कह रहे हैं, तो ये उसके अधीन होना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसका विचार है, दर्शन है, वो ये है कि शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण एवं विकेंद्रीकरण आवश्यक है। विकेंद्रीकरण आवश्यक है। शक्तियां पृथक हों अर्थात राज्य के एक अंग में ही समस्त शक्तियां निहित नहीं हो। प्रशासकीय अंग में न्यायिक शक्तियां नहीं होनी चाहिए और न्यायिक अंग में प्रशासनिक शक्तियां नहीं होनी चाहिए। विधायी अंग में न्यायिक शक्तियां नहीं हो और प्रशासनिक अंग में विधायी शक्तियां नहीं हो। ये हो गया पृथक्करण। संविधानवाद मानता है कि
प्राय सभी शासनों की मूल प्रवृत्ति होती है कि वे लगातार और लगातार शक्ति का केंद्रीकरण करना चाहते हैं, अधिकतम शक्तियां प्राप्त कर लेना चाहते हैं और धीरे धीरे किसी राज व्यवस्था में इस प्रकार की परंपराएं विकसित हो जाती हैं, इसमें लोकतंत्र भी अपवाद नहीं है या अन्य शासन व्यवस्थाएं भी अपवाद नहीं है, कि शक्ति धीरे धीरे एक ही सोर्स में केंद्रित होने लग जाती है, एक ही बॉडी में केंद्रित होने लग जाती हैं और जो पृथक्करण की व्यवस्था है वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती हैं। ये शासनों की मूल प्रवृत्ति होती है, या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान की मूल प्रवृत्ति है। राजनीति विज्ञान का मूल है राज्य और राज्य का मूल है शक्ति, और शक्ति का स्वभाव है, शक्ति की प्रकृति है कि लगातार और लगातार ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास ही नहीं करती है, बल्कि उसको बढ़ाने का, उसको संचय करने का प्रयास भी करती रहती है, जिससे व्यवहार में साधन होते हुए भी प्रकृति में शक्ति साधन होते हुए भी व्यवहार में साध्य बन जाती है। तो ये जो बात है वो राज्य की व्यवस्था पर, उसके चलाने वाले जो ढांचा है उस पर लागू होती है और लगातार शक्ति का केंद्रीकरण, लगातार शक्तियों को अपने आप में समेटते हुए वह अंग निरंकुशता की तरफ बढ़ने लगता है और व्यवहार में ये प्रवृत्ति शक्ति के केंद्रीयकरण को संभव बनाती हैं, जिससे अति शासन की परंपरा शुरू हो जाती है, जिसका अंत समग्रतावादी शासन में होता है। संविधानवाद समग्रतावादी शासन को संवैधानिक श्रेणी में शासन नहीं मानता है, अतः ऐसे शासन की स्थापना से बचने के लिए वह शक्ति के उपरोक्त क्रम को उलट देने पर बल देता है। संविधानवाद प्रोफेसर मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में विश्वास करता है। 18वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं जो पृथक्करण सिद्धांत के जन्मदाता राजनीतिक व्यवस्था में माने जाते हैं। शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, और वो ये है कि शासन के तीनों अंगों की शक्तियाँ हमेशा से पृथक होनी चाहिए। साथ ही संविधानवाद ये चाहता है कि प्रत्येक शक्ति का पुनः विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दोनों टर्म अलग अलग हैं, पृथक्करण और पुनः विकेंद्रीकरण। पृथक्करण में तीनों अंगों की शक्तियां पृथक पृथक हों, आपस में मिली जुली नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, और फिर प्रत्येक जो अंग है उसकी शक्तियों का पुनः विकेंद्रीकरण हो। फॉर एग्जाम्पल, विधायी अंग की शक्तियाँ जो शीर्ष स्तर पर संसद में निहित हैं, फिर प्रांतीय स्तर पर राज्यों की विधायिकाओं में निहित हैं, और अंतिम रूप से बढ़ते बढ़ते जो है ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों तक भी आ जाती हैं। कई सारे मामलों को प्रशासित करने का, संचालित करने का, रेगुलेट करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को मिल गया। तो यह पुनः विकेंद्रीकरण हो गया, एक ही अंग की शक्तियों का पुनः विकेंद्रीकरण। इस दोहरे पृथक्करण विकेंद्रीकरण का परिणाम होता है कि भले ही शासन के प्रत्येक अंग में सदैव अपनी शक्ति की वृद्धि की कामना रहती हो, किंतु व्यवहार में शक्ति में इतनी भयंकर वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है शक्ति पृथक्करण और विकेंद्रीकरण, इसके साथ ही मूल अधिकार या जो मौलिक अधिकार हैं उनकी स्थापना और रक्षा का प्रावधान। मूल अधिकारों की स्थापना और रक्षा का प्रावधान मौजूद होना चाहिए, संविधानवाद की मान्यता है। और ये जो स्थितियां हैं वो रूल ऑफ लॉ में, लोकतंत्र में ही पाई जा सकती हैं, अन्य व्यवस्थाओं में नहीं पाई जा सकती हैं। हमने कहा था कि समग्रतावादी राज्यों में तो व्यक्ति के उत्तरदायित्व होते हैं, उसे अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जबकि ये जो व्यवस्था है व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकारती हैं, उसे अधिकार प्रदान करती हैं, और साथ ही साथ न केवल प्रदान करती है बल्कि उनकी रक्षा के उपबंध भी करती है, उसकी रक्षा के प्रयास भी करती हैं। संविधानवाद के अनुसार व्यक्ति के जीवन में मूल अधिकारों का आधारभूत महत्व होता है और इनके अभाव में व्यक्ति का जीवन गौरवहीन और निरर्थक हो जाता है। किंतु सभी शासनों की मूल प्रवृत्ति अपनी शक्ति में वृद्धि है, अतः शासन की शक्ति से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सदैव भय रहता है। और इस संकटपूर्ण स्थिति से बचने के लिए संविधानवाद की मान्यता होती है कि संविधान के आधारभूत कानूनों में व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी की जानी चाहिए, अर्थात उन का जो मौलिक अधिकार है नागरिक का
उसकी रक्षा का वैधानिक उपाय होना चाहिए और इस दृष्टि से न्यायपालिका को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जिस रूप में संविधान का प्रहरी होता है, स्वतंत्र न्यायपालिकाओं की हैसियत में जब लोकतांत्रिक राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका पाया जाना एक उनका विशिष्ट गुण होता है, तो उसी हैसियत में वह संविधान का सुरक्षा प्रहरी माना जाता है स्वतंत्र न्यायपालिका। और चूँकि मौलिक अधिकारों को सब संविधानों में स्थान दे दिया जाता है, तो इस रूप में जो है न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का भी सुरक्षा प्रहरी हो जाता है, उनका गारंटी दाता हो जाता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 के तहत या सुप्रीम कोर्ट से व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट से व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को लागू करवा सकता है। तो नागरिक मौलिक अधिकारों की स्थापना भी होनी चाहिए, राज्य द्वारा स्वीकरणीय भी होने चाहिए और उसके साथ ही उनके रक्षा के वैधानिक उपाय भी किए जाने चाहिए। ये इसकी मूल मान्यता है। इसके अलावा न्यायपालिका संविधानवाद की रक्षा करने में समर्थ होनी चाहिए, संविधानवाद की रक्षा में समर्थ होने चाहिए। संविधानवाद की रक्षा में समर्थ होनी चाहिए। न्यायपालिका दो स्वरूप हमने जिक्र किए थे, कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी जो समग्रतावादी राज्यों में पाई जाती है और दूसरा इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ जुडिशरी जो लोकतांत्रिक राज्यों में पाई जाती है। लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च हैसियत की होती हैं और इस रूप में वह राज्य के न्यायिक अंग के रूप में कार्य करती है, न कि राज्य के प्रशासनिक अंग का, प्रशासकीय या कार्यपालक अंग का अनुकरण करती हैं। और इस रूप में वह नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ ही संविधान की सुरक्षा प्रहरी होती हैं और जब संविधान की सुरक्षा हो जाती है तो जाहिर सी बात है संविधानवाद की सुरक्षा भी हो जाती है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने संविधानवाद की जो विशिष्ट विशेषताएं थी उनमें एक विशेषता ये पढ़ी थी कि संविधानवाद का मूर्त स्वरूप संविधान है और इस रूप में न्यायपालिका समर्थ होनी चाहिए कि वह संविधान की सुरक्षा कर सकें। अब सुरक्षा का तात्पर्य यहाँ पर किसी भौतिक सुरक्षा की बात नहीं है, उसके द्वारा किए गए उपबंधों के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एक अंग दूसरे अंग के अधिकार और शक्तियों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, या एक अंग जो है अनुचित रूप से अपने कार्यों की उपेक्षा तो नहीं कर रहा है, या दूसरा अंग अनुचित रूप से दूसरे के कार्यों को अपने कार्य क्षेत्र में तो शामिल नहीं कर रहा है। तो अगर इस व्यवस्था को बनाए रखता है तो जो है या यूँ कहें कि एक अंग जो है अपने किसी कार्य के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, अपने किसी अल्ट्रा विरिस एक्ट के द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को अतिक्रमित तो नहीं कर रहा है। अगर न्यायपालिका की हैसियत स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष है किसी व्यवस्था में, तो जाहिर सी बात है कि वो संविधानवाद किस रूप में सुरक्षा करेंगी, रक्षा करेंगी। यहाँ पर भौतिक सुरक्षा ऐसा नहीं है कि भौतिक सुरक्षा उससे कोई बंदूक उठा के करना पड़ेगा, बल्कि उस व्यवस्था को बनाए रखना, उस व्यवस्था के उस संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखना ही सुरक्षा से तात्पर्य है। न्यायपालिका का स्वयं गठन भी इस प्रकार होना चाहिए कि वह स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, दबाव से मुक्त हो, उसे किसी प्रकार का कार्यपालक या विधायी दबाव उस पर नहीं होना चाहिए और इतनी शक्तियां उसके पास में होनी चाहिए कि अगर विधायिका ने अल्ट्रा विरिस एक्ट करके अपने अधिकारों का, अपने क्षेत्र का अतिक्रमण किया है तो उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को संवैधानिक करार दे दें, संविधान के आधार पर उन्हें रद्द घोषित कर दें, शून्य घोषित कर दें। और इस रूप में जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वह भी पाया जाता है, या यूँ कहें कि रूल ऑफ लॉ की जो हम बात कर रहे थे उसमें रूल ऑफ लॉ में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भी अपने आप से समन्वित होता है, उसमें समायोजित होता है, क्योंकि पूरे संविधानवाद की रक्षा के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका को उस हैसियत की स्वतंत्रता प्राप्त हो, चूँकि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च मानी जाती है और संसद का कार्य भी सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन उस सर्वोपरि कार्य को भी अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान की जो सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण करता है तो न्यायपालिका को अधिकार हो कि वह उस सर्वोच्च कार्य को भी रद्द घोषित कर देवे। और अगर ऐसी हैसियत न्यायपालिका की है तो निश्चित रूप से वह संविधानवाद की रक्षा करने में समर्थ होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना है।
इसके अलावा राज व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। राज व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से सत्ताएं बदलती हैं, शासक बदलते हैं, दल बदलते हैं, राजवंश बदलते हैं, या यूँ कहें कि हमेशा से एक ही व्यवस्था किसी राज्य में नहीं चलती है, या यूँ कहें कि भूमंडल में नहीं चलती है। और निश्चित रूप से इतिहास गवाह है, राजनीतिक इतिहास गवाह है कि जब जब भी शासक बदले हैं, दल बदले हैं, राजवंश बदले हैं, शासन सत्ताओं का परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित रूप से भयानक क्रांतियां हुई हैं, भयंकर मारकाट हुई है, रक्तपात भी हुआ है। लेकिन संविधानवाद इन सब से परे ये विचार देता है कि राज्य व्यवस्था में परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, और ये संभव है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो कि आपके संविधानवाद का ही विस्तारित स्वरूप हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिनमें सत्ता परिवर्तन बुलेट के माध्यम से नहीं, बैलेट के माध्यम से होता है। सत्ता का परिवर्तन बहुत ही शांतिपूर्ण और शालीन तरीके से, जब जनता शासक दल से रुष्ट होती है, उसके कार्यों से अच्छा फील नहीं करती है, या उसको बदलना चाहती है, बदलाव चाहती है, तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने वोट के माध्यम से आने वाले चुनाव में उस सत्ता को बदल देती है, शासक वर्ग को बदल देती है, दल को बदल देती है, शासक को बदल देती हैं। क्योंकि जब जनता में तीव्र और व्यापक असंतोष उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के दबाव के बावजूद राजनीतिक समाज के मूल्य और साध्यों में परिवर्तन आ जाता है, और इस स्थिति में जनमत संपूर्ण राज्य व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तनों की मांग जब प्रस्तुत करता है, तो संविधानवाद के अनुसार ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संविधान में ऐसे वैधानिक उपायों को शामिल किया जाना चाहिए जो शांतिपूर्वक तरीके से राज्य व्यवस्था में जनमत के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था के अभाव में जन असंतोष गृह युद्ध या क्रांति में बदल सकता है, जिसके कारण संविधानवाद का अंत भी हो सकता है। तो ये सामान्य विशेषताओं का जिक्र हम संविधानवाद में यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। एक और विशेषता इसकी है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो। संविधानवाद सामाजिक न्याय की प्राप्ति कराने में सहायक होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय की प्राप्ति अगर किसी समाज में होती है तो निश्चित रूप से वह राज्य व्यवस्था गतिशील रूप से स्वीकारणीय होती हैं, और मूल्य और साध्य जो हैं वो बदल जाते हैं विकासवादी अवधारणा के अनुसार। और सामाजिक न्याय का सामान्य अर्थ निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, निर्धन और बेरोजगार के लिए आर्थिक हितों की रक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार करती है, और इस दायित्व की पूर्ति के लिए राज्य व्यवस्था ने निजी संपत्ति के अधिकार को सीमित और नियंत्रित करने पर और आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण पर जोर दिया है। और एक और अंतिम विशेषता के रूप में खुली समाज व्यवस्था, खुली समाज व्यवस्था, श्रेष्ठ परंपराएं, श्रेष्ठ परंपराएं और बहुलवादी समाज, बहुलवादी समाज व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, क्योंकि यही इसको लगातार गतिशील बनाते हैं। श्रेष्ठ परंपराओं से अर्थ किसी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराओं से है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का समर्थन करती है, शासन की स्वेच्छाचारिता का विरोध करती हैं। ये परंपरा समाज में संविधानवाद के रक्षक होती हैं। इस प्रकार जो सामाजिक बहुलवाद है, भाषा, धर्म, नस्ल, संस्कृति आदि की दृष्टि से अनेक प्रभावशाली वर्ग होते हैं जिनके बीच परस्पर सहिष्णुता और सहअस्तित्व की भावना भी पाई जाती है, तो उस समाज की उस सत्ता इन वर्गों में विभाजित रहती हैं। ऐसे संपूर्ण समाज सत्ता पर केवल अकेले राज्य का एकाधिकार नहीं होता, और तब शासन सत्ता का निर्द्वंद और निरंकुश प्रयोग करने में भी असमर्थ रहता है। शासन की शक्तियां ऐसे समाज में वस्तुतः स्वतः ही सीमित हो जाती हैं और वह स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता है। और जहाँ तक खुली समाज व्यवस्था का सामान्य अर्थ यही है कि समाज को
को व्यक्ति को अपने विवेक और आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार देता है। खुला समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक और व्यक्ति के दमन का विरोधी होता है और एक ऐसे समाज व्यवस्था शासन सत्ता को भी स्वीकारता है, अर्थात ऐसे समाज में आवश्यक रूप से उदार लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करनी पड़ती है जो स्वयमेव संविधानवाद के अनुरूप हैं। इस प्रकार खुली सामाजिक व्यवस्था भी संविधानवाद की रक्षक होती हैं। तो यहाँ पर संविधान की सामान्य विशेषताएं